बीजेपी के निशाने पर अखिलेश यादव हैं और बीजेपी अखिलेश को कोई मौका नहीं देना चाहती है। चुनाव में उलझने से बचने के लिए अखिलेश आजमगढ़ से अपने घर की सीट करहल जा पहुंचे ताकि वहां उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन अब बीजेपी ने अखिलेश को करहल में घेरने की पूरी योजना बना ली है। बीजेपी इस सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ किसी दूसरे को नहीं बल्कि सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई भाई की पत्नी अपर्णा यादव को ही मैदान में उतारने जा रही है। बीजेपी ने मैनपुरी की करहल सीट से अभी तक अखिलेश के खिलाफ किसी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस ने ज्ञानवती यादव जबकि बीएसपी ने कुलदीप नारायण को उम्मीदवार बनाया। मैनपुरी और आसपास के इलाकों में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को अखिलेश के खिलाफ टिकट दे सकती है। अपर्णा ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वह करहल सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। अपर्णा ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल लखनऊ कैंट सीट पर जनता की सेवा में लगी हूं, लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से निर्देश आएगा तो मैनपुरी की करहल सीट से भी अखिलेश भैया के खिलाफ चुनाव लड़ लूंगी। मैं किस सीट से चुनाव लड़ूंगी ये पार्टी तय करेगी। अपर्णा ने कहा कि सपा छोड़कर भाजपा में आने से मेरे ससुर मुलायम सिंह यादव नाराज नहीं हैं और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। वहीं चाचा शिवपाल यादव पर अपर्णा ने कहा कि उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन आज वह नसीहत दे रहे हैं। अगर वह खुद ये बातें मानते तो अपनी अलग पार्टी नहीं बनाते। चुनावी मौसम में समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अपर्णा ने कहा कि वह राष्ट्रवाद की वजह से और पीएम मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी में आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जात पात की राजनीति नहीं करती है और वह यहाँ पर मलाई खाने नहीं आई है। अपर्णा ने साथ ही विपक्षी दलों पर देश को बांटने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साफगोई की प्रशंसा उनके विरोधी भी करते हैं। जो बात जैसे है उसको उसी तरह से कहा जा रहा है। योगी की यही वो अदा है जिस पर उनके समर्थक जान छिड़कते हैं। योगी ने एक बार फिर से कैराना से समाजवादी पार्टी के विवादित प्रत्याशी नाहिद हसन के एक बयान पर तीखे शब्दों में हमला किया। योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कैराना के तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। सीएम योगी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पेशेवर अपराधी और माफिया चुनाव के दौरान धौंस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद इनके गले में तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। ये लोग किसी थाने की चौखट पर बख्श दो की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले योगी ने अखिलेश यादव के उस बयान का भी जवाब बेहद तीखे शब्दों में दिया था, जिसमें अखिलेश ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बाबा जी पैदल हैं और बेदल भी हैं। अखिलेश के इसी बयान पर योगी ने ऐसा करारा हमला किया कि पूरी समाजवादी पार्टी ही तिलमिला उठी। योगी ने समाजवादी पार्टी को लेकर मजेदार फॉर्मूले बनाकर ट्वीट करते हुए लिखा कि चोला समाजवादी, सोच दंगावादी, सपने परिवारवादी, तमंचावादी। समाजवादी पार्टी को तमंचावादी कहकर योगी ने ऐसा करारा जवाब दिया कि अखिलेश को पलटवार का कोई मौका नहीं सूझ रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर अखिलेश ने किसी तरह सीएम योगी पर हमलावर होने की कोशिश की और अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, ठोको नीति वालों के खिलाफ लाल टोपी और लाल पोटली दोनों ने मिलकर ताल ठोक दी। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आखिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश के दंगा राज के बाद योगी ठोको नीति की जरूरत क्यों थी। योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुजफ्फरनगर दंगों में हिंदुओं को बंदूकों से भूना गया था, 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे और 1500 से अधिक जेल में बंद किए गए थे, गांव के गांव खाली हो गए थे। सपा की यही पहचान है। इसके अगले ट्वीट में सीएम योगी ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे के दोषी और राम भक्तों पर निर्ममता से गोली चलवाने वाले क्या जनता जनार्दन से वोट मांगने के हकदार हैं क्या? सोशल मीडिया पर सीएम योगी के ये तीखे हमले तुरंत वायरल हो गए और लोग सीएम योगी की साफगोई और अपराधियों को उनकी औकात दिखाने वाले उनके अंदाज की तारीफ करते नहीं थक रहे। अधिकतर लोगों का मानना है कि अपराधियों के लिए इसी तरह भय का माहौल होना चाहिए जैसा मुख्यमंत्री योगी बना देते हैं, और शायद इसीलिए देश के सबसे बड़े सूबे की जनता उन्हें इतना पसंद करती है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को जैसा जन समर्थन मिल रहा है, उससे विरोधी पार्टियों के नेताओं में भयानक खलबली मची हुई है।
लगातार दूसरे दलों के नेता भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। वहीं मौलाना तौरीक रजा की बहू निदा खान ने भी आज बीजेपी की सदस्यता ली है और अपना समर्थन योगी सरकार की नीतियों को दिया है। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित अन्य दलों से आए 21 बड़े नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस योगी सरकार की नीतियों को विपक्षी मुस्लिम विरोधी बताते नहीं थकते, उसी योगी सरकार की नीतियों की खुले दिल से प्रशंसा करते हुए तौकीर रजा की बहू निदा खान ने भाजपा ज्वाइन कर ली और साफ संदेश दिया कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, बल्कि कई जगह सभी धर्मों और जातियों के लोगों का जन कल्याण करते हुए उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराती है। निदा खान ने भाजपा की सदस्यता लेते हुए कहा कि बीजेपी ने 3 तलाक जैसे मामलों पर जो काम किया वो सराहनीय है। मेरे ससुर चाहे जो कहें, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मुस्लिम महिलाएं निश्चित तौर पर भाजपा का समर्थन करेंगी। हाल ही में निदा खान के ससुर मौलाना तौरीक रजा ने मुसलमानों से इन चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने के लिए कहा था, लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौरीक रजा खान ने हाल ही में विवादों में घिरे हुए हैं। उन्होंने पहले बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों को शहीद करार दे दिया था, फिर एक टीवी न्यूज एंकर को धमकी देने का कृत्य भी किया था। यही नहीं, उनकी बहू निदा ने भी उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। आला हजरत खानदान के मौलाना उस्मान रजा खान उर्फ अंजुम मियां के पुत्र शरीन रजा खान के साथ निदा खान का निकाह हुआ था। मौलाना उस्मान IMC मुखिया मौलाना तौरीक रजा खान के बड़े भाई हैं। इस नाते निदा खान मौलाना तौरीक की भी बहू होती थी, लेकिन निदा का शिरान से लगभग साल भर में ही तलाक हो गया। मामला 3 तलाक का बना। इसके लिए निदा ने लंबी लड़ाई लड़ी। उनका मामला आज भी अदालत में चल रहा है। निदा खान ने हाल ही में बताया था कि जब वह घर की बहू बनी और उनके साथ अन्याय हुआ तो तौरीक रजा ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब खुद को प्रियंका गांधी का बड़ा भाई बताकर उनके साथ खड़े रहने का दावा करते हैं। प्रियंका के लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे का समर्थन करते हैं, लेकिन वह अपनी घर की ही महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। पढ़ने वाली लड़कियों को कॉलेज से उठवा लेते हैं और फिर प्रियंका गांधी का भाई बनकर उनके संरक्षक बनने की बात करते हैं। निदा के इस बयान के बाद राहुल गांधी की भी मुश्किलें बढ़ी हैं कि आखिर वो किस तरह के इंसान से समर्थन ले रही हैं। निदा ने शायर मुनव्वर राणा पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुनव्वर राणा जैसे आज मुखर होकर बोल रहे हैं, वैसे पहले भी बोलते तो बेहतर होता। आज तक उन्होंने पलायन नहीं किया, लेकिन आज इलेक्शन आते ही ऐसे बयान देना सिर्फ गुमराह करने की बात है। बीजेपी ने हमेशा मुस्लिम महिलाओं की बातचीत की, उनके सशक्तिकरण पर काम किया है, इसीलिए मैं अब बीजेपी में हूं। वहीं बीजेपी में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में सपा सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके शिवचरण प्रजापति, बसपा के गंगाराम अंबेडकर, सपा के राजीव कुमार गुप्ता, फर्रुखाबाद कांग्रेस के सुभाष सक्सेना, बसपा के प्रदीप निषाद और गिरीश चंद्र कुशवाहा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के ठाकुर रणवीर सिंह, सुहेलदेव पार्टी के अनिल कुमार रघुवंशी आदि शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का चक्का अब तक हिंदुत्व पर ही फंसा हुआ है। वे बार बार हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग करके बताने की कोशिश करते हैं और उनके निशाने पर हरदम हिंदुत्ववाद होता है। इस बार फिर राहुल गांधी ने वैसा ही किया तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उन्हें अपने रडार पर लिया और जमकर सुनाया। असल में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए हिंदुत्ववादियों पर निशाना साधा। इसके जवाब में बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा हैं। राहुल के इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया और कहा कि राहुल का यही हिंदुत्व विरोधी मंत्र कांग्रेस को छू मंतर करेगा। हिंदुत्व इस देश की आत्मा और संस्कृति है। वहीं यूपी में बीजेपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि ये विभाजनकारी लोग हैं, इन्होंने हमेशा समाज को बांटा है। राहुल गांधी में परिपक्वता की कमी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस ट्वीट में बापू को श्रद्धांजलि दी गई है या जनाब ने सुबह सुबह हिंदुओं के प्रति अपनी नफरत भड़ास बाहर निकाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आप सबने वो कहावत सुनी होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ यही हाल आजकल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन का है।
दोनों के समर्थक कभी आपस में ही जूतम पैजार करते हैं तो कभी पत्रकारों से उलझकर उन पर हमला कर देते हैं। शायद यही कारण है कि सूबे की जनता गठबंधन की घटिया मानसिकता समझ चुकी है और भाजपा को चुनाव जिताने के लिए पूरा मन बना लिया है। ताजा मामला गाजियाबाद का है, जहां अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की संयुक्त प्रेस वार्ता होनी थी, लेकिन इसके पहले ही दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। गाजियाबाद वेदांता फार्म हाउस के गेट पर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच खूब हो हल्ला हुआ और पास में धक्का मुक्की की गई। जिसके हाथ जो लगा उसने उसी को धो दिया। दोनों के समर्थक यह भूल गए कि चुनाव साथ मिलकर लड़ना है, लेकिन इतने से ही तसल्ली नहीं मिली तो अखिलेश यादव ने अपने सुरक्षा कर्मियों से सवाल पूछ रहे एक पत्रकार को भी पिटवा दिया। देश के चौथे स्तंभ पर इस तरह का हमला आम जनमानस को बिल्कुल नागवार गुजर रहा है और अखिलेश जयंत की इन हरकतों से जनता और नाराज हो सकती है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के स्थानीय नेता जिस जगह वार्ता होनी थी वहां गेट के अंदर प्रवेश पाना चाहते थे। इन कार्यकर्ताओं और नेताओं को सुरक्षा कर्मियों ने बाहर रोका तो वे आपस में ही जूतम पैजार कर बैठी। एक दिन पहले भी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के कार्यक्रम में काफी हंगामा देखने को मिला था। वहीं हालात ज्यादा बिगड़ने पर अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला और समर्थकों को बलपूर्वक हटाया। लेकिन इस पूरी घटना के कार्यकर्ताओं और नेताओं के अलावा एक पत्रकार की भी पिटाई हो गई। अब इस पूरे मामले का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। अखिलेश जयंत की पत्रकार वार्ता में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को पूर्व सीएम की सुरक्षा में तैनात जवानों ने ताबड़तोड़ कई थप्पड़ भी मारी, जिसके बाद हालात काबू में आई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कई सीटों पर दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। इसीलिए दोनों के समर्थक भी आपस में भिड़ रहे हैं। बढ़ती नाराजगी को देखते हुए अखिलेश और जयंत कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नुकसान होना था वो पहले ही हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के आक्रामक चुनाव प्रचार के बाद से गठबंधन बैकफुट पर है और गठबंधन के समर्थक आपस में ही खुन्नस दिखाकर बीजेपी की राह और आसान बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने बीजेपी से यूपी का बदला पंजाब में लिया। मतलब ये कि अदिति सिंह से बदला लेने के लिए तड़प रहे गांधी वाड्रा ने आखिरकार उनके पति अंगद सिंह का टिकट काट दिया और पंजाब के नवां शहर से किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दिया। पहले इस बात की चर्चा थी कि कांग्रेस अंगद सिंह की जगह उनकी मां को टिकट दे सकती है, लेकिन अदिति सिंह से खुंदक खाए बैठी प्रियंका वाड्रा ने यह भी नहीं होने दिया। कांग्रेस ने पंजाब के लिए अपनी अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे दिलचस्प यह है कि सीएम चन्नी को कांग्रेस 2 सीटों से चुनाव लड़वाने जा रही है। मतलब ये कि अब एक तरह से यह साफ हो गया है कि चन्नी ही कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट हैं। नहीं तो अमृतसर ईस्ट की कांटे की लड़ाई में फंसे सिद्धू के लिए कांग्रेस ऐसा ही कोई आसान रास्ता खोज सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी अब चमकौर साहिब के साथ साथ भदौर सुरक्षित सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने अदिति सिंह से बदला लेने के लिए अपनी एक पक्की सीट को खतरे में डाल दिया। नवां शहर से पिछली बार अंगद सिंह चुनाव जीते थे। इसके पहले इसी सीट से उनके दादा, पिता और मां विधायक बन चुके हैं। अदिति सिंह रायबरेली से कांग्रेस की विधायक थीं और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद से वह लगातार कांग्रेस पार्टी पर हल्ला बोलती आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, विपक्षी दल और उनके प्रत्याशी हताशा में डूबते जा रहे हैं और अब हालात ये हैं कि भाजपा के लगातार बढ़ते जनाधार से परेशान विरोधी उम्मीदवार उल्टे सीधे बयान भी देने लगे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम खान ने तो अपनी हत्या तक का अंदेशा जता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका पीछा किया जा रहा है। उन्होंने नाम लिए बिना अपनी हत्या कराए जाने की बात कहते हुए सभी को चौंका दिया है। दरअसल स्वार विधानसभा सीट पर अब्दुल्ला आजम का मुकाबला इस बार एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार अपना दल के हैदर अली से है। हैदर अली रामपुर के मशहूर नवाब खानदान के वारिस हैं और अब्दुल्ला आजम को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।
इसलिए मुकाबला फंसता देख अब्दुल्ला आजम ने नया इमोशनल दांव खेलने की कोशिश की। लेकिन क्षेत्र की जनता आजम खान और अब्दुल्ला आजम के इन पैंतरों से अच्छी तरह से वाकिफ है, इसलिए वो अब्दुल्ला आजम के बयान को कोई भी भाव नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी दागी और धमकी देने वाले उम्मीदवारों को शांत रहने की सलाह दी है, नहीं तो उनकी गर्मी शांत करने की चेतावनी भी दे दी है। योगी के इस बयान की धमक स्पार विधानसभा क्षेत्र में भी सुनाई दे रही है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम ने 2 दिन पहले ही पुलिस को धमकी देने की कोशिश की थी और अब वो अपनी जान का खतरा बताते हुए बोल रहे हैं कि मंडल मुरादाबाद कमिश्नर के पद पर रहते विधानसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते, इसलिए चुनाव आयोग उन्हें उनके पद से हटाए। अब्दुल्ला आजम यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि साजिश थी कि किसी तरीके से मेरा नामांकन गलत तरीके से रद्द करा दिया जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं करा सके। अब नई साजिश रची गई है, इसके तहत मेरा पीछा किया जा रहा है और साथ ही मुझे फर्जी मुकदमे में दोबारा जेल भेजने की तैयारी है या किसी हादसे में कुछ भी हो सकता है। अब्दुल्ला आजम ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्वार या रामपुर शहर के उम्मीदवार किसी रोड एक्सीडेंट या किसी भी तरीके से माहौल खराब करके मुझ पर हमला करके मेरी हत्या कर सकते हैं। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से इस बात की दरखास्त करूंगा कि वह रामपुर के मामले में दखल दें और ऐसे तमाम अधिकारी जो रामपुर जिले में और मुरादाबाद मंडल में खास तौर पर जो कमिश्नर हैं, उनका यहां से तबादला होना चाहिए ताकि यह निष्पक्ष चुनाव हो सके। बहरहाल यूपी में भले ही अभी सर्दी का प्रकोप हो, लेकिन चुनावी मैदान की गर्मी साफ महसूस की जा सकती है और इस गर्मी में कौन जलता है कौन बचता है, इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के भ्रष्टाचार की पूरी पोल पट्टी अब पुलिस खोल रही है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बेहद खास रहे अनिल देशमुख की पूरी कहानी सामने आने के बाद शरद पवार के लिए भी मुश्किलें पड़ सकती हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें कहा गया है कि अनिल देशमुख ने अपने पद और शक्तियों का बेजा गलत इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन बजे को पूरे मुंबई के 1750 बार्स व रेस्टोरेंट्स से वसूली के निर्देश दिए थे। चार्जशीट में कहा गया है कि कोरोना काल में बार मालिकों से 3 लाख रुपए वसूलने के लिए अनिल देशमुख के शह पर वाजे बार मालिकों पर दबाव बना रहा था और दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच वाजे ने देशमुख के निर्देश पर ही 4 करोड़ 70 लाख रुपए की वसूली की थी। चार्जशीट में यह भी खुलासा किया गया कि देशमुख ने पोस्टिंग के लिए पुलिस ऑफिसर और अधिकारियों के नामों की एक सूची तैयार की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने यह भी दावा किया कि देशमुख ने 16 साल के निलंबन के बाद सचिन वाजे की बहाली में भी अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, वाजे को एक सहायक पुलिस निरीक्षक से मुंबई पुलिस की अपराध खुफिया इकाई का प्रमुख बना दिया गया था और उसके जरिए वाजे को कथित तौर पर जबरन वसूली करने के लिए उसे कई सनसनीखेज जांच का जिम्मा भी सौंपा गया था। महाराष्ट्र सरकार की अंधेरगर्दी की ये कहानी जांच रिपोर्ट से सामने आने के बाद विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को सरकार में गृह मंत्री जैसे इतने बड़े ओहदे पर कैसे बैठने दिया। अनिल देशमुख को भले ही मंत्री पद छोड़ जेल जाना पड़ा हो, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब उद्धव ठाकरे की सरकार को देने होंगे। वहीं ईडी की जांच में एक और सनसनीखेज आरोप सामने आया कि देशमुख विभिन्न मामलों की जानकारी देने और निर्देश देने के लिए वाजे को नियमित रूप से अपने आधिकारिक आवास पर बुलाते थे। इससे पहले जांच एजेंसी ने देशमुख के निजी सचिव, अतिरिक्त कलेक्टर फ्रैंक के अधिकारी संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे सहित 17 आरोपियों के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया था। अनिल देशमुख को ईडी ने इसी मामले के सिलसिले में पिछले साल 1 नवंबर को गिरफ्तार किया था।